नमस्कार, मैं नितिन शर्मा नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रबंध की टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध की कौन कौन सी तकनीक होती है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया था। उनके 14 जो प्रिंसिपल हेनरी फ्योन ने प्रतिपादित किए थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। उन्हें स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया भी था। तो अब हम थर्ड चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक और एक मेन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने हैं, वो है टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, ओके। तकनीक हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कितनी तकनीक होती है। तकनीक तो बहुत सारी होती है। हमें प्रबंध करने की तकनीक बहुत सारी प्रतिपादित की है अलग अलग विद्वानों ने, परंतु हमारे जो आरबीएससी के बिजनेस स्टडी है उनमें 3 टेक्निक के बारे में जिक्र किया है केवल। तो वो कौन कौन सी है? पहली है MBO, MBE और SM स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। आ जाता है क्वेश्चन कि प्रबंध की तकनीक कौन कौन सी होती है, बताइए, नाम बताइए। तो क्या क्या नाम आएगा? प्रबंध की 3 तकनीक होती है। पहला MBO, MBE और SM, जिसे हम बोलेंगे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य द्वारा प्रबंध। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मतलब क्या? अपवाद द्वारा प्रबंध। और तीसरा आता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, व्यूह रचनात्मक प्रबंध। तो कौन कौन सा? उद्देश्य द्वारा प्रबंध, अपवाद द्वारा प्रबंध और व्यूह रचनात्मक प्रबंध। इन 3 तकनीकों के बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं MBO के बारे में जिक्र करने वाला हूं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ये क्या होती है तकनीक, ये से किसने प्रतिपादित किया, कब किया, इसके क्या क्या लाभ है, किन किन कैटेगरियों को इसके द्वारा लाभ होता है, उनमें क्या लिमिटेशन होती है, उनके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये तकनीक है MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य द्वारा प्रबंध, इस तकनीक को प्रतिपादित किया था कब? 1954 में। 1954 में उद्देश्य द्वारा प्रबंध की तकनीक को लाया गया। और ये कौन ने प्रतिपादित किया? पीटर ड्रकर ने। ये क्वेश्चन बन सकता है कि पीटर ड्रकर ने किस तकनीक को हमारे सामने पेश किया? वो थी MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य द्वारा प्रबंध। क्वेश्चन बन सकता है कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध तकनीक है वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? वो भी आएगा पीटर ड्रकर ने, ओके। क्वेश्चन आता है कि भाई पीटर ड्रकर ने MBO तकनीक प्रतिपादित की, ओके, पर कब की? तो वो है 1954 को। कब? 1954 को, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं कि जब ये प्रतिपादित की थी MBO, किसने? पीटर ड्रकर ने। तो किस नाम से की थी? उद्देश्य द्वारा प्रबंध। आगे चल के इसका नाम चेंज हो गया और वो नाम क्या हो गया? परिणामों का प्रबंध। परिणामों का प्रबंध, क्योंकि इससे क्या निकलता है? रिजल्ट निकलता है, आगे चल के परिणाम आते हैं, इसलिए इसका नाम उद्देश्य द्वारा प्रबंध से चेंज होकर क्या लिख दिया गया? परिणामों का प्रबंध। अब ये तकनीक किस तरीके से कार्य करती है, बहुत अच्छे से समझो इसको। यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में MBO की तकनीक को अपनाते हो, उसके अनुसार कार्य करते हो, तो क्या होगा? जो संस्था है और संस्था के जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? उद्देश्य तैयार करेंगे। समझ में आया कुछ? भाई क्या होगा? आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कार्य कर रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या कर रहे हो? कार्य कर रहे हो, ठीक है।
तो वहां पे जो भी विभाग बने हुए हैं, डिपार्टमेंट बने हुए हैं, वो सब मिलकर क्या तैयार करेंगे? ऑब्जेक्टिव तैयार करेंगे कि हम संस्था को क्यों चला रहे हैं, हमें संस्था चलाने से क्या फायदा है, हमें संस्था को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, कॉम्पिटिटर बनाना है, तो इनके बारे में योजनाएं तैयार की जाएगी। मैं कह सकता हूं कि भाई जब संस्था और अन्य विभाग जो संस्था के हैं जब उद्देश्य तैयार कर लेते हैं, ठीक है, और उद्देश्य तैयार करने पर जो भी अधीनस्थ या कर्मचारी है, ठीक है, उन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर क्या करेंगे? उद्देश्यों को ध्यान में रखकर आगे की प्रोसेस करेंगे, आगे का कार्य करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है कि भाई उद्देश्य द्वारा प्रबंध तकनीक क्या है? तो उद्देश्य द्वारा प्रबंध तकनीक को प्रतिपादित किया था पीटर एफ ड्रकर ने 1954 में, और इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया था? परिणामों का प्रबंध। और ये कैसी प्रक्रिया है जिसमें संस्था, अधीनस्थ और सभी विभाग मिलकर क्या तैयार करते हैं? संस्था के लिए उद्देश्य तैयार करते हैं, और वे सभी कर्मचारी उन उद्देश्यों के लिए क्या करते हैं? कार्य करते हैं कि हमें किसी तरीके से हम ऐसा कार्य करें कि हमें उद्देश्य प्राप्त हो जाए, संस्था के लक्ष्य प्राप्त हो जाए संस्था से। ओके, तो ये होता है उद्देश्य द्वारा प्रबंध का डेफिनेशन। तो आप, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। तो एक बार और रिपीट कर देता हूं कि एमबीओ जो टेक्निक है उसे प्रतिपादित किया था पीटर ड्रकर ने 1954 में। ओके, और एक और बात कि इसे नाम चेंज करके परिणामों के प्रबंध के नाम से जाना गया। और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संस्था, अधीनस्थ, अलग अलग विभाग मिलकर क्या तैयार करते हैं? संस्था के लिए उद्देश्य तैयार करते हैं। किसके लिए? संस्था के लिए उद्देश्य तैयार करते हैं, और बाद में वही कर्मचारी उन उद्देश्य को ध्यान में रखकर क्या करेंगे? सारे कार्य करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ओके, तो ये होती है एमबीओ टेक्निक। अब इसमें मुझे आपको बताता हूं कि इसमें क्या होता है कि जब यदि कोई व्यक्ति उद्देश्य को ध्यान में रख के कार्य कर रहा है तो क्या होगा? वो कार्य अच्छे से करेगा, बहुत अच्छे से करेगा, जिससे बहुत लोगों को फायदा मिलेगा। फायदा मिलेगा तो जब कर्मचारी काम अच्छे से करने लगेंगे तो क्या होगा? ऑटोमेटिक क्या होगी? ग्रोथ होगी, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी तो बेनिफिट होगा, बेनिफिट होगा तो गुडविल बढ़ेगी, गुडविल बढ़ेगी तो आपको भी बेनिफिट है या नहीं, जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। तो इस तकनीक को अपनाना बहुत अच्छा है कि इस तकनीक को बहुत इजीली लोग इस चीज को अपनाते भी हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अब क्वेश्चन बनता है कि सर आपने बता दिया कि इस तरीके से ये काम करता है, मुझे ये बताइए कि भाई इससे क्या बेनिफिट है। मैं बेनिफिट को भी हमने क्या करा है? क्लासिफिकेशन कर दिया। हम बेनिफिट को भी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। कैसे? कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई संस्था जो होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनको क्या लाभ होते हैं इस एमबीओ की टेक्निक को यूज में लेने से। तो भाई संस्था को क्या लाभ होंगे? भाई उच्च प्रबंधक, हाई लेवल के जो मैनेजर है उनको क्या लाभ होंगे? भाई जो सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं उनको क्या लाभ होंगे? तो मैंने क्या करा है? क्लासिफिकेशन कर दिया है, बेनिफिट का क्लासिफिकेशन कर दिया है कि अलग अलग भागों में इन्हें बांट दिया है लाभों को। तो संस्था को क्या लाभ है? सबसे पहला हमें क्या प्राप्त मिलता है? श्रेष्ठ प्रबंधन मिलता है। यदि हम एमबीओ की टेक्निक को अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेप्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक बहुत मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट प्राप्त होता है। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट मिलता है हमको। मिलेगा या नहीं मिलेगा? यार एक बात बताइए आपको, यदि कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, सब उद्देश्य के अकॉर्डिंग कार्य कर रहा है, उसे पता है कि संस्था को क्या चाहिए, उसी के दिशा निर्देश पर कार्य कर रहा है, तो ऑटोमेटिक है कि उसका मैनेजमेंट तो कैसा होगा? सॉलिड होगा भाई, बहुत शानदार होगा। ठीक है, तो इस तकनीक को अपनाने से हमें क्या मिल जाता है? एक श्रेष्ठ प्रबंधन मिल जाता है। सबको अपने अपने कार्य पता है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, श्रेष्ठ नियोजन, बेस्ट प्लानिंग अपन तैयार कर सकते हैं। यदि इस एमबीओ की टेक्निक को हम अपनाते हैं तो बहुत ही अच्छी प्लानिंग को भी हम तैयार कर सकते हैं। श्रेष्ठ नियोजन जिसे हम कहते हैं, नियोजन में होता क्या है? मैंने बताया था आपको, पहले भी बताया था, नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। और प्लानिंग कैसे होती है कि हम एक रूपरेखा चित्रण तैयार करते हैं, बहुत सारे विकल्पों में से एक चीज का चयन करते हैं, वो क्या है? प्लानिंग होती है।
और यदि हम एमबीओ की टेक्निक को यूज में लेते हैं ना, तो बेटा वो प्लानिंग और अच्छी हो जाती है। होगी या नहीं होगी? बहुत अच्छी होगी। आप एक बात बताइए, आप स्टडी करते हो, पढ़ते हो, ठीक है, आपके घर में एमबीओ टेक्निक चल रही है, मान लीजिए आपके फैमिली में सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी पता है, तो क्या होगा? यदि आपको अपनी जिम्मेदारी पता है कि मुझे घर पर पढ़ना है, ठीक है, पापा को पता है, मम्मी को पता है, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी पता है, तो क्या होगा? ऑटोमेटिक घर अच्छे से चलेगा या नहीं चलेगा? एक अच्छी प्लानिंग के तहत चलेगा या नहीं चलेगा? तो वही तो बात है, सिंपल सी। जब ऑर्गेनाइजेशन में यदि आप एमबीओ की टेक्निक को अपनाते हो तो क्या होता है? हमें श्रेष्ठ नियोजन मिलता है। ओके, अब बात करते हैं संगठन की स्पष्टता, क्लियरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियरिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की, क्या कि भाई कौन व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है, उसे क्या कार्य उसे करना है, यह भी इसको स्पष्ट होता है। मैनेजमेंट को तो क्या पता है कि भाई सब अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं, ठीक है, हमें किसी को ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको भी पता है कि हमें क्या कार्य करना है, कितने दिनों में करना है, कैसे करना है, ये सारी नॉलेज उनके पास होती है। तो क्या होता है कि संगठन की स्पष्टता निकल के आती है, क्लैरिटी निकलती है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में ये बंदा ये कार्य कर रहा है। ओके, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं वचनबद्ध निष्पादन। वचनबद्ध निष्पादन, यदि निष्पादन क्या होता है? किसी कार्य को कंप्लीट कर देना ही क्या है? निष्पादन होता है। और साथ में यदि वचनबद्ध हो तो बहुत ही मजेदार बात है। एक बात बताइए, आप स्टडी कर रहे हो, आप अपने आप में एक प्रॉमिस करके चलते हो कि मुझे आज 3rd नंबर का चैप्टर, मुझे आज 1st नंबर का चैप्टर ये पूरा कंप्लीट करना है, जब तक मैं नहीं उठूंगा, तो क्या होगा? निष्पादन तो होगा, साथ में वचनबद्ध निष्पादन होगा। जो करोगे वो ठान लो, बिल्कुल उसे करना ही पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से आप कार्य करना स्टार्ट कर दोगे। तो वचनबद्ध निष्पादन की भूमिका भी आती है इसके माध्यम से। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के सभी कर्मचारी, सबऑर्डिनेट जो एम्प्लॉय है, उन क्या करते हैं? उनको एक तरीके से अपने आप को वचन लेते हैं कि हमें ये कार्य आज करना ही है, इतना टारगेट हमें लेकर चलना ही है। तो इस तरीके से हम कार्य करते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रभावी नियंत्रण। कौन सा? प्रभावी नियंत्रण। यदि एमबीओ की टेक्निक को आप यूज में लेते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इफेक्टिव कंट्रोल पावर आपकी बढ़ जाती है कि आपने जिस व्यक्ति को जो कार्य सौंपा है वह एक्चुअली में वो कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये देखने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी व्यक्ति क्या है? आपसे प्रेरित है। उन्हें पता है कि हमें इस गोल को अचीव करने के लिए इन ऑब्जेक्टिव पे कार्य करना है, और वो काम करते हैं एमबीओ की टेक्निक के माध्यम से। तो क्या होता है कि भाई कार्य कर रहे हैं, कोई मिसगाइड नहीं है, तो प्रभावी नियंत्रण मिलता रहता है। ओके, तो याद रखना, बेस्ट मैनेजमेंट, बेस्ट प्लानिंग, क्लियरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉमिसर निष्पादन और एक इफेक्टिव कंट्रोलिंग पावर बढ़ती है। किसके लिए फायदा हुआ? ये संस्था को लाभ हुआ या नहीं हुआ? इस एमबीओ टेक्निक से हुआ या नहीं? मैं अब भी कह रहा हूं, इस टेक्निक को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, घर पर आपको इसको रिवीजन करना है अच्छे से। कुछ नहीं आता है तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि लास्ट जब एग्जाम आती है ना, तो ये टेक्निक आपको बहुत उलझा के रख देती है। कभी कभी काफी प्रॉब्लम आई है, मुझे लास्ट ईयर भी आई है कि मतलब पढ़ाने के बाद बच्चों ने पहले तो हाँ कर दिया, बाद में बोलते हैं सर टेक्निक दोबारा समझाओ। टेक्निक में ये प्रॉब्लम है। मैं कहता हूं टेक्निक बहुत ही ईजी है, यदि आप उन्हें स्टेप मतलब बहुत अच्छे से पढ़ो, समझो, तो बहुत अच्छी स्टेप में ये लिखी हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं हाई लेवल मैनेजर को क्या फायदे होते हैं इससे, उच्च प्रबंधक को क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा, हाई लेवल मैनेजर क्या है? जो टॉप लेवल पे बैठे हैं। मैंने आपको बताया था डायरेक्टर या एमडी, आपको बताया था लास्ट में सीईओ। तो उनको क्या फायदे होते हैं? सबसे पहला होता है कि भाई जो मार्गदर्शन मिल जाता है अधीनस्थों को, जो सबऑर्डिनेट होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनको क्या मिल जाता है? मार्गदर्शन मिल जाता है। उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या कार्य करना है। डायरेक्टर को बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें खुद को पता है कि उन्हें क्या कार्य करना है ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस तरीके से संगठन को क्या मिल जाता है? मार्गदर्शन मिल जाता है। दूसरा, अधीनस्थों के कार्यों का क्या होता है? मूल्यांकन होता है, चेकिंग होती है उनके कार्यों की। भाई आज एक हफ्ते में या 4 दिन में, 5 दिन में, 2 दिन में आपने क्या कार्य किया, आपने जो कार्य किया वो ऑर्गेनाइजेशन के
अकॉर्डिंग किया या नहीं किया, यदि आपने जो कार्य किया है जिनसे हमारे लक्ष्य प्राप्त होते हैं या नहीं होते हैं, ये सारी चीजों की चेकिंग की जाती है, टेस्टिंग की जाती है। तो हम कह सकते हैं उच्च प्रबंधक को क्या लाभ है कि इस तकनीक को अपनाने से हम उनके जो कर्मचारी हैं अंडर में, उनके क्या कर सकते हैं, उनके कार्यों का मूल्यांकन कर सकते हैं ना। आगे अभिप्रेरित, यहां पर सारी बातें अधीनस्थों की जा रही है, याद रखना। तो अधीनस्थ क्या होते हैं, अभिप्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं, किनसे, एमबीओ टेक्निक अपनाने से। डायरेक्टर को बार बार मोटिवेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि आप एमबीओ की टेक्निक को यूज में लेते हो तो कर्मचारी ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, मोटिवेट हो जाता रहता है अपने कार्य के लिए। ठीक है, आप उससे अच्छी सैलरी दो, आप उसे स्टेबिलिटी दो जॉब में, आप उसे ऑर्गेनाइजेशन के गोल समझाओ, उसे उद्देश्य बताओ, उसे बताओ कि बेनिफिट होगा आपको आगे चल के। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो अभिप्रेरित होता है कार्य करने के लिए। और यदि कोई कर्मचारी अभिप्रेरित होगा, वो स्वयं अपना कार्य स्वयं कर रहा है, उसे समझाने की आवश्यकता नहीं होगी, तो बेनिफिट किसको है, डायरेक्टर को है। जो भी मैन टॉप लेवल पर मैनेजर बैठा है उसको फायदा है या नहीं है, बिल्कुल फायदा है। तो एमबीओ टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं समन्वय। समन्वय कर्मचारी या अधीनस्थों के मध्य क्या स्थापित होता है, इससे समन्वय स्थापित होता है, एक्शन में होता है, बिल्कुल होता है। एमबीओ टेक्निक आप अपनाओगे तो सभी कर्मचारियों को अपने अपने उद्देश्य पता है, वो लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाते हैं। वो क्या करते हैं कि वो केवल उद्देश्य पर कार्य करते हैं कि उन्हें क्या कार्य करना है, इस उद्देश्य पर वो कार्य करते हैं। ठीक है, और समन्वय स्थापित हो जाता है। तो एमबीओ की तकनीक के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, 3 लोग काम करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। एक टॉप मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, एक उद्यमी, एक मैनेजर और एक होता है सबऑर्डिनेट या एम्प्लॉय। ठीक है, ये 3 कैटेगरी काम करती है ऑर्गेनाइजेशन में। तो इन तीनों में यदि समन्वय स्थापित होगा तो क्या होगा, किसको फायदा होगा, डायरेक्टर को भी फायदा होगा, साथ में संस्था को भी फायदा होगा। तो हम कह सकते हैं उच्च प्रबंधक को क्या क्या लाभ है, पहला अधीनस्थों का मार्गदर्शन हो जाता है, नेक्स्ट अधीनस्थों के कार्यों का मूल्यांकन किया जा सकता है, अधीनस्थों को अभिप्रेरित किया जा सकता है और अधीनस्थों को के मध्य समन्वय स्थापित कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं आगे, अधीनस्थों को क्या लाभ है, सबऑर्डिनेट को क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहला है कर्मचारियों को लक्ष्य का ज्ञान स्वतः ही हो जाता है। तीसरी कैटेगरी मैंने बांटी है, देखिए पहली कैटेगरी मैंने लाभ में बांटी है, संस्था को लाभ क्या होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या लाभ होता है, एक टॉप लेवल के मैनेजर को क्या लाभ होता है और सबऑर्डिनेट को भी क्या बेनिफिट होता है। इस टेक्निक को अपनाने से कर्मचारी को भी फायदा होता है। क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो कर्मचारियों को यह पता हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्या है, हमें किस गोल पर काम करना है, उद्देश्य क्या है संस्था के, इसका नॉलेज हमारे हो जाता है। और जब हमें इन चीजों का नॉलेज होता है ना तो हम कार्य बहुत अच्छे से करते हैं। बिल्कुल, यदि आप घर पर स्टडी कर रहे हो, आपको पता है मुझे ये बनना है, मुझे इस चीज की तैयारी करनी है, तो उसके द्वारा आप कार्य करते हो तो बहुत बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, यदि आप कोई उद्देश्य नहीं बनाते, आपका कोई गोल नहीं है, तो आप क्या होता है, आप भटकते रहते हो, हमेशा आप कंफ्यूज होते हो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आप भी एक तरीके से एमबीओ टेक्निक अपने ऊपर भी अपनाइए, बिल्कुल बहुत बेनिफिट होगा आपके लिए भी। तो यहां पर मैंने क्या बोला, कर्मचारी को क्या हो जाता है, लक्ष्य का ज्ञान हो जाता है, साथ में कार्य संतुष्टि में वृद्धि भी होती है। क्या होती है, कार्य संतुष्टि में वृद्धि भी होती है। कैसे, कार्य संतुष्टि क्या होती है और वृद्धि क्या होती है, इनकरेज होता है सर्टिफिकेशन ऑफ वर्क, कार्य संतुष्टि में वृद्धि होती है। भाई आप जो भी कार्य करो, एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, बस वो कार्य ही कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा, उसे पता है कि मुझे 1 महीने बाद सैलरी मिलेगी इस कार्य को करने के लिए, तो वो कार्य कर रहा है। परंतु यदि आप एमबीओ की टेक्निक के माध्यम से उससे काम कराओगे तो क्या होगा, वो कार्य भी करेगा, उसे पता होगा कि मैं इतना अधिक कार्य करूंगा तो मेरे को इतनी अधिक सैलरी मिलेगी, मेरा फ्यूचर इतना ब्राइट होने वाला है। तो वो क्या होगा, वो क्या करेगा, अपने कार्य में और ज्यादा संतुष्टि लाएगा और वृद्धि करेगा। जहां वो 6 घंटे काम कर रहा है वो 7 घंटे करेगा, उसे पता है कि भाई यदि ऑर्गेनाइजेशन को लाभ है तो आगे चल के मुझे भी लाभ है, मेरी भी सैलरी इंक्रीज होगी, मैं भी जो जिस जगह पे काम कर रहा हूं मेरा भी गुडविल बढ़ेगा कि भाई एक इस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूं। ठीक है,
तो यहाँ पर एक कर्मचारी के कार्य संतुष्टि में क्या होती है, वृद्धि होती है कि नहीं होती है, इंक्रीज होती है उसके कार्य सर्टिफिकेशन में। उसके अलावा एक कर्मचारी होता है जो अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। मैंने बताया था ना आपको कि यदि कोई 6 घंटे काम कर रहा है तो वो सोचेगा 7 घंटे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आगे चल के यदि संस्था को लाभ होगा तो मुझे भी तो बेनिफिट है, मेरा भी तो नाम होगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो अधिक से अधिक कार्य करना स्टार्ट कर देता है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। यदि आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल के ऊपर काम करोगे तो स्वाभाविक है आपको ही फायदा है आगे चल के, ठीक है। नेक्स्ट, वरिष्ठ प्रबंधकों से संपर्क बना रहता है, निरंतर कंटिन्यू आप बड़े बड़े प्रबंधकों से संपर्क में रहते हो। एमबीओ टेक्निक यदि आप अपनाते हो तो बड़े बड़े प्रबंधकों का ध्यान आपके ऊपर होता है कि आप क्या काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो क्या होता है, आप उनकी नज़र में रहते हो, उनसे संपर्क होता रहता है, और अपने रिलेशन जो होते हैं उन प्रबंधकों से मजबूत होते हैं नहीं होते हैं। तो आप बताइए कि एमबीओ की टेक्निक अपनाना फायदेमंद है या नहीं? बिल्कुल फायदेमंद है। उसके बाद व्यक्तिगत पहल क्षमता में भी वृद्धि होती है। व्यक्तिगत पहल क्षमता क्या होती है बताइए? आप किसी भी संस्था में काम कर रहे हो, ठीक है, आपको डिवीजन ऑफ वर्क स्पेशलिस्ट के माध्यम से आपको कार्य को सौंपा हुआ है, ठीक है, और कोई काम एक्स्ट्रा है, उस कार्य को कोई व्यक्ति करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। वो कहेगा भाई मैं क्यों लूं इस चीज का लोड, मैं तो अपना काम कर रहा हूं, जितनी मुझे सैलरी मिल रही है मैं उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा हूं, तो आप काम नहीं करोगे। परंतु यदि एमबीओ टेक्निक अपनाई जाती है किसी संस्था में तो क्या होता है कि कर्मचारियों के व्यक्तिगत पहल क्षमता में वृद्धि होती है। आप क्या कहिए, आप बोलिए कि आप इतने घंटे ज्यादा वर्क करोगे तो आपको ये बेनिफिट है, आप इतना वर्क करोगे तो आपकी सैलरी इतनी ज्यादा इंक्रीज होगी। तो क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, पहल क्षमता बढ़ती है लोगों की। क्या बढ़ती है? पहल क्षमता बढ़ती है। लोग आपका कार्य करने के लिए पहल करते हैं कि भाई मैं ये कार्य मैं कर दूंगा सर, ये कार्य मैं कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से व्यक्तिगत पहल क्षमता में वृद्धि होती है। तो यहां पर मैंने जो भी प्रॉफिट थे वो आपको मैंने बता दिए, ओके। एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं दोबारा फास्टली कि संस्था को क्या लाभ है। सबसे पहला, श्रेष्ठ प्रबंधन मिलता है, श्रेष्ठ नियोजन मिलता है, वचनबद्ध निष्पादन होता है, प्रभावी नियंत्रण मिलता है। उच्च प्रबंधक को क्या लाभ है? अधीनस्थों का मार्गदर्शन हो जाता है, उनके अधीनस्थों के कार्यों का मूल्यांकन हो जाता है, और अधीनस्थों के कार्यों का क्या हम अधीनस्थों को हम क्या कर सकते हैं, अभिप्रेरित कर सकते हैं। अधीनस्थों के मध्य हम क्या स्थापित कर सकते हैं, संस्था में समन्वय स्थापित कर सकते हैं। उसके अलावा अधीनस्थों को क्या क्या बेनिफिट है कि कर्मचारियों को लक्ष्य का ज्ञान हो जाता है, कर्मचारी क्या हो जाता है, लक्ष्य का ज्ञान हो जाता है। उनके कार्य संतुष्टि में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, ओके। अधिक कार्य के लिए इन्हें प्रेरित किया जा सकता है, अधिक कार्य के लिए प्रेरित किया जा सकता है, और वरिष्ठ प्रबंधकों से निरंतर संपर्क बना रहता है, और व्यक्तिगत पहल क्षमता में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। कौन की? कर्मचारियों की व्यक्तिगत पहल क्षमता भी बढ़ती है। तो इस तरीके से हमने एमबीओ टेक्निक के बारे में समझा, हमने उनके बेनिफिट को समझा कि एमबीए से हमें क्या फायदे हैं क्या नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सर हमने आपने बेनिफिट तो बता दिए, इसके लास्ट जो लिमिटेशन है उनको भी समझा दिए। तो सबसे पहला है उद्देश्य निर्धारण करने में कठिनाई होती है। क्या होती है? उद्देश्य निर्धारण करने में कठिनाई होती है। अब ये क्या चीज है कि उद्देश्य भी निर्धारण नहीं कर सकती क्या एक ऑर्गेनाइजेशन? कर सकती है बिल्कुल, परंतु क्या होता है कि जब हम सब मिलकर एक उद्देश्य तैयार करते हैं ना तो कुछ ना कुछ कठिनाइयां आती है। हर कोई अपनी बात रखता है कि भाई ये कार्य करिए, कोई बोलेगा ये कार्य करिए। तो ये प्लानिंग करते हैं ना, सबके अलग अलग वोट होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें उद्देश्य जो है उसको निर्धारण करने में बहुत जटिलता आती है, उससे हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो एमबीओ टेक्निक में केवल बस इतनी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कि सबसे पहले कि उद्देश्य निर्धारण हम नहीं कर पाते हैं। उद्देश्य निर्धारण करने में कठिनाई होती है नहीं होती है, ठीक है। जो भी भविष्य में अनिश्चितताएं हैं, कठिनाइयां हैं, ठीक है, तो उनको हम पहले से पता नहीं कर सकते कि भाई आगे चल के हमें ये प्रॉब्लम आ सकती है, उसके अकॉर्डिंग हम उद्देश्य बना रहे हैं नहीं बना। मान लीजिए आपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई उद्देश्य बना भी लिया कि हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है, आगे चलकर हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई
और हम उस उद्देश्य पे काम नहीं करके उन्हें परिवर्तन करके हमने नया उद्देश्य बना दिया, तो क्या होगा समझिए, फिर हमें लॉस होगा ही नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा है संतुलन की समस्या। संतुलन की समस्या का मतलब होता है समानता की समस्या। संतुलन की समस्या का मतलब समानता की समस्या कि अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उद्देश्यों में सामंजस्य स्थापित कैसे करें। अल्पकालीन उद्देश्य होते हैं, कुछ दीर्घकालीन उद्देश्य होते हैं। एक तो लंबे समय के लिए आपने कोई उद्देश्य बनाया है, एक छोटे समय के लिए उद्देश्य बना लिया आपने, तो उसमें क्या होता है, कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, उसमें आप संतुलन बैठा नहीं पाते हो। और उसके अलावा नेक्स्ट आपकी है जो है सहयोग का अभाव। ये तो केवल हमने बोल दिया कि भाई एमबीओ टेक्निक अपना लीजिए, कर्मचारी सब अपने अपने हिसाब से कार्य करते हैं, ठीक है, ये तो मान लिया, परंतु ऐसा क्या निश्चित है कि आपके कर्मचारी आपकी बातें मानेंगे? कुछ लोग होते हैं नहीं मानते, उनका एक्स्ट्रा ज्ञान चलता है कि नहीं हमें तो और कुछ करना है, हमें तो ये केवल यूज में ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, सहयोग के अभाव मिल जाता है। सहयोग का क्या होता है, अभाव होता है। होता है नहीं होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, एक और बात, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप कार्य कर रहे हो, ठीक है, आपने कुछ गलत उल्टा सिल्टा उसको समझ लिया बात को, और आपने उसमें क्या हो गया, आपको भ्रम पैदा हो गया कार्य करते समय। ऐसी भ्रामक स्थिति भी आपकी पैदा हो सकती है। तो क्या होता है कि इन कंडीशनों के आधार पर कह सकते हैं कि सहयोग का अभाव होता है। कभी कभी हो सकता है कि आपका प्रबंधक जो है वो सही नहीं हो, ठीक है, उन्होंने उद्देश्य तो बना दिए परंतु वो उद्देश्य कर्मचारियों को ध्यान में रख के नहीं बनाए, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब बात करते हैं लास्ट में समय का दबाव। उद्देश्य द्वारा प्रबंध तकनीक को यदि हम अपनाते हैं तो हमारे ऊपर क्या होता है, लोड बढ़ता है, किसका, टाइमिंग का, समय का दबाव बढ़ जाता है। बढ़ता है नहीं बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। ठीक है, तो समय का दबाव भी बढ़ता है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट निष्ठा का अभाव भी होता है। निष्ठा क्या होता है, आप कर्मचारियों पे क्या करते हो, विश्वास करते हो, और वो कर्मचारी आपके साथ क्या कर जाए, धोखाधड़ी कर जाए, ठीक है, बीच में आपका कार्य छोड़ के चला जाए, या कुछ भी ऐसा एक्सवाइजेड ऐसा काम हो गया, तो क्या निष्ठा का अभाव पाएगा या नहीं। हो सकता है कि आपने कर्मचारी को कार्य सौंपा, उससे गोल भी बता दिया, उद्देश्य भी समझा दिया, जब भी वो कार्य नहीं कर रहा है, आलसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तो क्या होगा, निष्ठा का अभाव होता है। कि भाई ऐसा थोड़ी है कि कोई कर्मचारी जो प्रॉमिस करेगा वो करेगा ही, बिल्कुल नहीं कर सकता, हो सकता है कुछ कमी पाए। ठीक है, इसी के साथ लास्ट है समय खर्च। इसमें लिख सकते हैं कि बहुत अधिक समय खर्च होता है। यदि हम इस तकनीक को अपनाते हैं तो हमारे पास छोटी समस्याएं, बड़ी समस्याएं और अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम हमारे सामने फेस होती है, और फेस होती है तो हमें क्या होता है, उन्हें सॉल्व करने में हमारे समय बीतता है, समय ज्यादा खर्च होता है। तो क्या होता है कि मतलब कि आपका इतना समय खर्च होता है इस टेक्निक के माध्यम से कि आपको भी ऐसा लगता है कि ये लक्ष्य हम प्राप्त कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। ठीक है, उसके अलावा ये जो टेक्निक है ना, एक समस्या मैं आपको और लिख देता हूं छठे नंबर के 7वें की, कि ये जो एमबीओ टेक्निक है ना, ये अल्पकालीन योजनाओं पर ज्यादा बल देती है। किस पर, अल्पकालीन योजनाओं पर ज्यादा बल देती है। ये दीर्घकालीन योजनाओं के लिए बेस्ट नहीं होती है, अल्पकालीन के लिए बेस्ट होती है। तो ये भी स्वाभाविक हम कह सकते हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने प्रबंध तकनीक की सबसे पहली एमबीओ टेक्निक के बारे में पढ़ लिया है, जिसे बोलते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य द्वारा प्रबंध। इसे आज किस नाम से जाना जाता है, परिणामों का प्रबंध। मैंने बता चुका हूं कि ये जो एमबीओ टेक्निक है वो किसने लॉन्च की थी, पीटर ड्रकर ने। किसने, पीटर ड्रकर ने। कब की थी, 1954 में। ओके, ये किस तरीके से कार्य करती है, ये उद्देश्य तैयार करती है, कैसे संस्था और विभाग मिलकर और अधीनस्थ मिलकर एक उद्देश्य तैयार करते हैं और उन उद्देश्यों पर कर्मचारी को कार्य करने के लिए बल देते हैं। ठीक है, हमने कैटेगरी भी बांट दी थी, संस्था को ये लाभ है, उच्च प्रबंधक को ये लाभ है,
अधीनस्थ को ये लाभ है, और हमने ये भी बता दिया कि इस तकनीक से ये घाटा भी है, ये सीमाएं भी हैं इसकी, ये इसकी दोष भी है। तो हमने इस तरीके से इस तकनीक को पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं आपको। तो आप लिखिए पहला क्वेश्चन, MBO तकनीक से आप क्या समझते हो? What do you understand by MBO? ओके, क्वेश्चन 2, MBO टेक्निक से अधीनस्थों को क्या लाभ है? जो सबऑर्डिनेट होते हैं उनको मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव टेक्निक से क्या बेनिफिट है, ये लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन तीसरा लिखना, MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव तकनीक के दोषों से अवगत कराए। जो अवेयर करना है आपको इस टेक्निक्स में क्या क्या लिमिटेशन है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम MBE के टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।